रात के 2 बज रहे थे जब वार्ड नंबर 3 से एक चीख सुनाई दी। मरीज, जो सिर्फ 10 मिनट पहले शांत लेटा था, अब अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसकी उंगलियां अजीबोगरीब ढंग से पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। नर्सें घबराई हुई थी, लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा था। दीवार पर ठीक उसके सिर के ऊपर एक ताजा खरोंच थी, जो किसी प्राचीन और अशुभ प्रतीक जैसी लग रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। डॉक्टर आन्या शर्मा, 28 साल की एक तेज-तर्रार डॉक्टर, ने हाल ही में शहर से दूर इस पुराने सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू की थी। उसे विज्ञान पर अटूट विश्वास था, भूत प्रेत पर नहीं। अस्पताल का एकांत और उसकी खामोशी उसे थोड़ी अजीब जरूर लगती थी, पर उसने इसे अपनी कल्पना का दोष माना। शाम को नर्सें अजीबोगरीब साया और बुरी आत्माएं जैसी बातें फुसफुसाती थी। आन्या मुस्कुरा देती थी, इन बातों को अंधविश्वास समझकर। एक रात जब आन्या अकेले इमरजेंसी वार्ड में थी, अचानक बिजली एक पल के लिए गुल हुई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो सामने की सफेद दीवार पर, जहां थोड़ी देर पहले कुछ नहीं था, एक ताजा खूनी हाथ का निशान बना हुआ था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी, जैसे किसी वृद्ध और भयानक प्राणी की हों। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई और ठंडी हवा का एक झोंका उसकी रीढ़ से होकर गुजरा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। अचानक मरीजों के वार्ड से करहाने की आवाजें आने लगी, एक साथ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। ये चीखें सामान्य दर्द की नहीं थी, बल्कि भयावह अमानवीय पीड़ा की थी। आन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। उसकी वैज्ञानिक सोच हिल चुकी थी। हाथ के निशान ने आन्या की वैज्ञानिक सोच को पूरी तरह से हिला दिया था। अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गई। उपकरण अपने आप चलने लगते, दवाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती, और रात में गलियारों में बच्चों के रोने या किसी बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती। मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही थी, बिना किसी मेडिकल कारण के। उनके शरीर पर खरोंचें और निशान मिलने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। आन्या ने अपनी रातों की नींद हराम कर दी थी। वो हर छोटे से छोटे संकेत पर नजर रख रही थी। उसने अस्पताल के हर कोने को खंगाला, पर कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने पुरानी नर्सों से बात की, जो वर्षों से इस अस्पताल में काम कर रही थी। उन्होंने उसे बताया कि यह अस्पताल एक सदी पहले एक महिला मानसिक अस्पताल था, जहां एक बूढ़ी डायन, जिसका नाम दामिनी था, को बंदी बनाया गया था। वो कथित तौर पर बच्चों की आत्माओं को खाती थी और अपने काले जादू से लोगों को नियंत्रित करती थी। उसे यही एक गुप्त तहखाने में दफनाया गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटकती है और पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगली पूर्णिमा बस कुछ ही दिन दूर थी। आन्या को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अस्पताल का बढ़ता खौफ उसे डरा रहा था। उसने अस्पताल के पुराने धूल भरे रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, रात रात भर जागकर। उसे एक पुराना जीर्ण शीर्ण रजिस्टर मिला, जिसमें दामिनी के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें लिखी थी। उसमें लिखा था कि दामिनी अपने शिकार की रूह को कैद करने के लिए एक विशेष मंत्र का उपयोग करती थी, जिसे हर पूर्णिमा पर दोहराया जाता था। रजिस्टर में यह भी लिखा था कि दामिनी को कमजोर करने का एक ही तरीका है, एक प्राचीन ताबीज जो उसकी शक्तियों को बांध सकता है। उस ताबीज को दामिनी के शरीर पर ही रखा गया था जब उसे दफनाया गया था। आन्या को लगा, शायद ये ताबीज ही इस रहस्य का एकमात्र हल हो सकता है। पूर्णिमा की रात आ गई और उसके साथ आई एक भयावह शांति जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। अस्पताल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हवा भी डरी हुई हो। आन्या ने महसूस किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। आधी रात को अचानक इमरजेंसी लाइटें टिमटिमाने लगी और बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। गलियारों से भयावह हंसी की आवाजें गूंजने लगी, कभी पास से, कभी दूर से, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चिढ़ा रही हो, खेल रही हो। आन्या ने अपनी टॉर्च जलाई और हिम्मत करके उन आवाजों की दिशा में बढ़ी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वो गलियारे के अंत में स्थित पुराने बंद वार्ड तक पहुंची, जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहां की हवा बेहद ठंडी और भारी थी और एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, इतनी तीव्र कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने देखा कि वार्ड के बीच में एक पुरानी टूटी हुई व्हीलचेयर अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उस पर बैठा हो। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी,
पर कुछ अज्ञात शक्ति उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी, जैसे दामिनी उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी उसके सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। ये एक बूढ़ी, कंकाल जैसी औरत की परछाई थी, जिसकी आंखें अंधेरे में भयावह रूप से चमक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठ फटे हुए थे, जैसे उसने कई सदियों से पानी न पिया हो। वो आन्या की ओर धीरे धीरे बढ़ी। उसके लंबे मुड़े हुए नाखून खुरदरी दीवार पर घिस रहे थे, एक डरावनी आवाज पैदा कर रहे थे। एक भयावह फुसफुसाहट हवा में घुल गई। तुम मेरे क्षेत्र में हो, बच्ची। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। आन्या ने देखा कि उसके सामने एक काला सा धुआं इकट्ठा हो रहा था और उसके अंदर से अनगिनत भयानक चेहरे उभर रहे थे, जो पीड़ा में चीख रहे थे। वे सभी दामिनी के पिछले शिकार थे। दामिनी ने अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य शक्ति ने आन्या को जोर से जकड़ लिया। उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसे अपने शरीर से अपनी आत्मा बाहर खींचती हुई महसूस हुई। उसके दिमाग में नर्सों की बात गूंज उठी, तहखाना। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने बैग में से वो पुराना रजिस्टर निकाला। उसकी पन्ने तेजी से पलटे। उसे याद आया कि रजिस्टर में दामिनी को कमजोर करने का एक तरीका लिखा था। एक प्राचीन ताबीज जिसे दामिनी के शरीर पर रखा गया था। वो सिर्फ एक विशेष मंत्र से ही सक्रिय होता था और उसकी शक्तियों को बांधता था। वो ताबीज अस्पताल के पुराने तहखाने में छिपा हुआ था, जहां दामिनी को दफनाया गया था। दामिनी अब पूरी तरह से उसके करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों में एक भयानक विजयी चमक थी, जैसे वो जानती हो कि आन्या उसका अगला शिकार बनने वाली है। आन्या ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। उसे याद आया कि नर्सों ने बताया था कि दामिनी को तहखाने में दफनाया गया था। उसे पता था कि उसे उस तहखाने तक पहुंचना होगा और उस ताबीज को ढूंढना होगा। दामिनी की परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी डरावनी हंसी से पूरा अस्पताल गूंज उठा। आन्या ने अपने आप को किसी तरह दामिनी की पकड़ से छुड़ाया और चीखती हुई गलियारे में भाग निकली। उसे अस्पताल के नक्शे पर तहखाने का रास्ता याद था। एक पुरानी जंग लगी सीढ़ियां जो रिसेप्शन के पीछे एक गुप्त दरवाजे से होकर नीचे जाती थी। दामिनी उसके ठीक पीछे थी। उसकी डरावनी आहटें उसके कानों में गूंज रही थी, मानो मृत्यु उसके पीछे दौड़ रही हो। जैसे ही आन्या तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरी, अंधेरा और भी गहरा हो गया। हवा में मिट्टी और सड़न की गंध थी, हड्डियों के चूरे की तरह। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। कोने में एक टूटी हुई कब्र थी, जिस पर किसी प्राचीन भाषा में दामिनी लिखा हुआ था। कब्र के ठीक पास जमीन पर उसे एक पुराना मिट्टी से सना हुआ ताबीज दिखा, एक पत्थर का बना हुआ, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, तहखाने में एक भयानक गूंज हुई और दामिनी की परछाई उसके सामने पहले से कहीं अधिक क्रोधित होकर प्रकट हुई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसकी चीख से दीवारें हिल गई, मानो वे ढहने वाली हों। आन्या को याद आया कि रजिस्टर में लिखा था कि ताबीज को सक्रिय करने के लिए एक प्राचीन मंत्र का जाप करना होगा। वो मंत्र बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने उसे रट लिया था। उसने कांपते हुए हाथों से ताबीज को पकड़ा और तेजी से मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, ताबीज चमकने लगा और दामिनी की परछाई कमजोर पड़ने लगी। उसकी भयानक चीखें धीरे धीरे एक मंद कराहट में बदल गई और फिर एक फुसफुसाहट में बदलकर हवा में विलीन हो गई। एक तेज चमकदार रोशनी तहखाने को रोशन कर गई और दामिनी की परछाई जोर से चिल्लाते हुए एक काले धुएं में बदल गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आन्या जमीन पर बैठ गई, सांस लेने के लिए हाफ रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ताबीज अब अपनी चमक खो चुका था, एक साधारण पत्थर के टुकड़े की तरह दिख रहा था। अस्पताल में शांति छा गई थी। वो भयानक सन्नाटा नहीं, बल्कि एक सुकून देने वाली खामोशी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अस्पताल में फैली, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मरीजों की हालत में सुधार था और गलियारों से अब कोई अजीब आवाज नहीं आती थी। आन्या ने उस ताबीज को अपने पास रख लिया, एक गुप्त चेतावनी की तरह। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि दामिनी की आत्मा कभी वापस न आए। लेकिन कभी कभी रात में जब अस्पताल में गहरी खामोशी होती थी, आन्या को लगता था कि उसने दामिनी की परछाई को एक पल के लिए देखा है, एक खिड़की से झांकते हुए या किसी गलियारे के मोड़ पर, जैसे वो इंतजार कर रही हो अपनी वापसी के लिए। और हर पूर्णिमा की रात आन्या बिना सोए अस्पताल के गलियारों में घूमती रहती थी, हाथ में ताबीज थामे
ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी रात की ड्यूटी वास्तव में खत्म हो गई है या ये बस एक नया अनिश्चित इंतजार है।